Okay, sir. Assalamualaikum class and good afternoon to all of you. I hope so कि आप लोग सारे ठीक ठाक होंगे, enjoying your life. सारे ठीक ठाक? Everything is fine. I'm fine. ठीक ठाक. हंसने वाले क्या हाल चाल है? ठीक ठाक खैरियत से? हलीमा फाइन, हली हैदर फाइन, ठीक ठाक. वालेकुम सलाम ज़रमिया फाइन, ठीक ठाक. वालेकुम सलाम. वालेकुम अलैना नियाज़. I'm fine, Zarna. Alhamdulillah. What about you? Walaikum salam, Zafar Alim. Walaikum salam, Shoaib Saab, Zoaib Saab. Walaikum salam, Abdul Wahab. Looking fresh? As usual, Alhamdulillah. Hassan, Walaikum salam. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Subhanallah. I'm fine, Hassan. आप सुनाए ठीक ठाक हो, खैरियत से हो? Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. अच्छा, let's start. Walaikum salam. अच्छा, Aziz Afwan, thank you. अच्छा, लेट्स स्टार्ट. हम स्टार्ट करते हैं आज एक न्यू सेगमेंट के साथ इंशाल्लाह, जिसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट डिबेट्स भी है, जिसको हम इंशाल्लाह आज कॉम्प्रेंड भी करेंगे. आईआर की कुछ थ्योरीज भी है, उनके हवाले से हम बात भी करेंगे इंशाल्लाह. सबसे पहले हम आते हैं जो आज का सेगमेंट है. एक्चुअली इट इज रिगार्डिंग डेवलपमेंट से रिगार्डिंग है. जिन लोगों के डेवलपमेंटल स्टडीज है वो तो इसको कॉम्प्रेंड कर लेंगे, तो उनको भी कुछ चीजें, बहुत सारी नई चीजें होगी, और कुछ बहुत सारी चीजें जो है वो इंशाल्लाह हम क्या करेंगे, वो हम दरअसल आज इस पर्सपेक्टिव से मैं समझाऊंगा कि आप लोगों को इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा. कुछ थ्योरीज है. फुरकान, वी हैव डन विद द टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म. आई थिंक सो. फाद नहीं हुआ है टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म, कुछ दिए थे आप लोगों को. It's completed. If you want, तो मैं आपको करवाऊंगा. उसी के अंदर हुआ है कुछ थ्योरीज. दो मैंने आप लोगों को होमवर्क दिया था. अगर नहीं हुआ है तो लेट्स, कोई मसला नहीं, आज मैं पढ़ाऊंगा. नेक्स्ट क्लास में फिर फाद, डोंट वरी, फुरकान फाद पढ़ाऊंगा, दोबारा पढ़ाऊंगा. जो भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा है तो हम एक बहुत ज्यादा एक फ्लो में पढ़ेंगे इंशाल्लाह. पढ़ेंगे आयशा सुल्तान पढ़ेंगे. आयशा ये हम लोगों ने आगे पढ़ना है. आयशा पढ़ेंगे, सारे पढ़ेंगे. डोंट वरी करवाऊंगा. फिर ये मुझे एक बार गो थ्रू कर लेते हैं दोबारा, क्योंकि मैं लास्ट क्लास में रिवीजन भी करवाना है, तो उसके साथ फिर मैं दोबारा कराऊंगी, या बीच में जब भी हमें टाइम मिल जाए तो हम कर लेंगे टाइप्स ऑफ फेमिनिज्म. और भी अगर सब चाहते तो मैं करवा लूंगा, डोंट वरी. तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. तो आज हम लोग जो है दैट इज विमेन एंड डेवलपमेंट, उस वाले पर्सपेक्टिव से जो नहीं हम बात करेंगे. पूरा जो इसका कोर्स है दैट इज जेंडर एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर दो इंपॉर्टेंट चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे कि वो दो इंपॉर्टेंट चीजें क्या है उस हवाले से. जेंडर एंड डेवलपमेंट. जेंडर एंड डेवलपमेंट, ये दो चीजें हैं. सॉरी, इस सेगमेंट के अंदर हम लोगों का मेरे ख्याल से फोर्थ सेगमेंट स्टार्ट हो चुका है. सेगमेंट नंबर 4 है ना, आई थिंक सेगमेंट नंबर 4, जिसके अंदर हम लोग सही नजर नहीं आ रहा यार, एक और मार्कर देना, रेड और बाकी चीजें. रेड और I will write again. Segment number 5, gender and development. Gender and development इसके अंदर सेगमेंट नंबर 5 एंड जेंडर एंड डेवलपमेंट, उसका थैंक यू एवरीवन, उसके हवाले से जो हम बात करेंगे आज. अच्छा, इसके अंदर पहले तो हम डेवलपमेंट को समझेंगे कि डेवलपमेंट से क्या मुराद है. फिर इसके बाद इसकी जो डिफरेंट अप्रोचेस है वो हम देखते हैं. डेवलपमेंट से मुराद क्या होता है? इससे मुराद होता है किसी का सोशो पॉलिटिको इकोनॉमिक एंड लीगल स्टेटस को एनहांस करना. लिखना नहीं, आप सुनो, सारी चीजें सब चीजें आप लोगों के पास है.
सब से क्या हो जाता है, आपका ग्रोथ हो जाता है। चाहे सोशल आपका ग्रोथ होता है, चाहे आपका पॉलिटिकल ग्रोथ होता है, चाहे आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, चाहे आपके पॉलिटिकल यानी जिंदगी के शोबे में आपने तरक्की जो करना होता है। अच्छा, ये तरक्की करने के डिफरेंट अप्रोचेस आए थ्रू आउट सिंस वेरी लॉन्ग। अगर देखा जाए हिस्ट्री में इंसान का स्ट्रगल अगर होता है तो ह्यूमन स्ट्रगल दरअसल तौर पर होता है स्पेशली टू अटेन डेवलपमेंट। उसमें इंसान जब भी कोशिश करता है तरक्की, वो क्या करता है ताकि वो तरक्की कर ले, चाहे मुआशी में हो, मीशत में हो, मुआशरत में हो, समाज में हो, हर चीज में। अगर देखा जाए इंसान की जिंदगी भी एक डिफरेंट इवोल्यूशनरी प्रोसेस से गुजरता है। उन इवोल्यूशनरी प्रोसेस के अंदर क्या होता है, इंसान अपने जो स्टेटस को होता है, जो उसका पोजीशन होता है सॉरी, उस पोजीशन को एनहांस करने की कोशिश करता है, उसको डेवलप करने की कोशिश करता है। तो हम लोगों ने देखा है जितने भी इंसान ने तरक्की किया है, उन तरक्की में स्पेशली वेस्ट में अगर देखा जाए तो उन लोगों ने स्पेशली रेनेसांस के बाद जब उन लोगों ने डेवलपमेंट वहां पर स्टार्ट हुआ था, स्पेशली जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन आया था, ये उस जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन है, उस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन ने उनकी कुछ स्टेटस को चेंज किया था। स्पेशली तौर पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो स्टेटस होता है वो इकोनॉमिक होता है, क्योंकि आप बताएं इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी विल लीड्स everything to enhance its position या डेवलपमेंट जो है that is directly proportional to आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो इकोनॉमिक्स खास तौर पर इकोनॉमिक्स के हवाले से ये डिफरेंट एक स्ट्रगल चली है। अच्छा, हम लोगों ने देखा था वेस्ट के अंदर डिफरेंट अप्रोचेस आए थे, अप्रोच टुवर्ड्स डेवलपमेंट। एक अप्रोच जो था वो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया था, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के साथ साथ कुछ अप्रोचेस जो उनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट है या बहुत ज्यादा वो था मॉडर्नाइजेशन। आप लोगों ने देखा होगा मॉडर्न थ्योरी का भी आप लोगों ने सुना होगा, मॉडर्न थ्योरी आप लोगों ने सुना होगा कि मॉडर्नाइजेशन या मॉडर्न थ्योरी क्या है। आज हम थोड़ा सा उसको डिस्कस भी करेंगे। उसको यार थोड़ा सा ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है, थैंक यू। सिर्फ आवाज, जस्ट वेट फॉर क्लास। अच्छा, तो हम लोगों ने देखा था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या मॉडर्निज्म जिसे हम कहते हैं। मॉडर्नाइजेशन दरअसल तौर पर मॉडर्नाइजेशन थ्योरी जो है, ओ माय गॉड बहुत शोर है अच्छा, तो हम लोगों ने इस थ्योरी के हवाले से हम लोगों ने डिस्कस करना है कि ये थ्योरी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी यहाँ पर आज जो डिस्कस होगी। फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा जब ये डेवलपमेंट हुआ था, इस डेवलपमेंट मॉडर्नाइजेशन के बाद फिर लोगों ने देखा था कि मॉडर्नाइजेशन इज नॉट ओनली सोलेस टू स्पेशली विमेन की अगर बात की, या फिर जेंडर हम बात करें, विमेन की बात कर रहे हैं, तो मॉडर्नाइजेशन ने विमेन को वो पोजीशन या वो मकाम या वो डेवलपमेंट के अंदर उसको वो मकाम नहीं, स्पेस नहीं दिया है। इसलिए फिर इसके बाद एक और अप्रोच है, फिर एक और अप्रोच है, फिर एक और अप्रोच है, डिफरेंट अप्रोचेस आए। तो लेट्स स्टार्ट, मैं स्टार्ट करूंगा आप लोगों को कि यहाँ पर इनके अंदर तीन डिबेट है, लेकिन आई विल ट्राई फॉर माय बेस्ट कि एक नया डिबेट, आजकल एक नया डिबेट भी इसके अंदर है, मैं वो मॉडर्न डिबेट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा टू ब्रिंग कंट्रास्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो वो डिबेट भी हम डिस्कस करेंगे। एक डिबेट डेवलपमेंट के अंदर जो है वो है दैट इज वो है विमेन इन डेवलपमेंट। जिसे हम कहते हैं विड अप्रोच। तीन अप्रोचेस है, वेड एंड जे, विमेन इन डेवलपमेंट। फिर इसके बाद एक अप्रोच है वो है विमेन एंड डेवलपमेंट। सॉरी, थैंक यू। वेड और इसके बाद है जे, वो है आपके जेंडर एंड डेवलपमेंट। एक और भी है, उसको हम कहते हैं इसके अंदर एक द फोर्थ वन विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ आवर कोर्स, लेकिन हम डिस्कस करेंगे, वो है ग्लेड। उसको कहते हैं सॉरी जेंडर
लॉ एंड डेवलपमेंट। जेंडर लॉ एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आसान। सुनो, मैं स्टोरी की तरह आप लोगों को समझाऊंगा, सुनेंगे हम लोग, सुनाऊंगा आप लोगों को। जो ये तीन अप्रोचेस है डेवलपमेंटल स्टडीज के अंदर, जो डेवलपमेंट है, अब जो जेंडर में हम, क्योंकि हम लोगों ने देखा था जेंडर इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट, अब ये डेवलपमेंटल अप्रोच है इकोनॉमिक्स के, तो हम अब यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं जेंडर के अंदर। इसके अंदर तीन थ्योरीज है, डिफरेंट थ्योरीज भी आ जाते हैं, विमेन इन डेवलपमेंट, विमेन एंड डेवलपमेंट, जेंडर एंड डेवलपमेंट और जेंडर लॉ एंड डेवलपमेंट। अच्छा, पहले वाले अप्रोच के अंदर एक थ्योरी है जिसको हम कहते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी इसको कहा जाता है। इसके अंदर वो हम समझेंगे, इस यहाँ पर अगर वो आपसे पूछ देंगे कि जेंडर डेवलपमेंट अप्रोच एंड मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, आप कहेंगे सर ने तो पढ़ाया ही नहीं है। इसके अंदर एक जो थ्योरी है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वो थ्योरी समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि व्हाट इज द स्टेटस ऑफ जेंडर इन डेवलपमेंट सो फार। अगर सिंस वेरी लॉन्ग देखा जाए, विमेन को डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपमेंटल सेक्टर के अंदर अभी तक विमेन का जो ड्यू प्लेस है, ड्यू पोजीशन है, वो नहीं दिया गया है। अभी तक विमेन का ड्यू पोजीशन, ड्यू प्लेस डेवलपमेंट में नहीं है। डेवलपमेंट जब आता है उसके अंदर, उससे पहले क्या हो जाती है, आप याद रखिए, उनका डिफरेंट रोल होता है। जो प्रोडक्टिव रोल है, आप लोग को डिस्कस किया था हम लोगों ने, इकोनॉमिक्स क्या होता है ना, इकोनॉमिक्स होता है आपकी प्रोडक्टिव रोल। थ्री रोल्स आपको बताया था, ह्यूमैनिटी रोल, प्रोडक्टिव रोल एंड रिप्रोडक्टिव रोल। प्रोडक्टिव रोल के अंदर अभी तक विमेन का ड्यू स्टेटस या ड्यू पोजीशन नहीं दिया गया है। और इसी के साथ अगर देखा जाए, स्पेशली इन अप्रोचेस के अंदर, अब हम लोगों ने विमेन को किस तरीके से इंटीग्रेट करना है इनटू development sector. How we are going to incorporate, how we are going to integrate women into development. Women developmental sector में किस तरीके से आ सकता है। अच्छा, तो पहले आप लोगों ने एक कोटेशन लिखना है। कोटेशन लिख लो, जब भी ये स्टार्ट डेवलपमेंट या विमेन की पोजीशन आ जाए तो यू पीपल आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम एनी कोटेशन से स्टार्ट करना है। मैंने पहले भी बताया था। तो यहाँ पर कौन सा कोटेशन आ सकता है, लिख लिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड नेशन का एक कोटेशन है, वो हम यहाँ पर कोट करेंगे। जो यूनाइटेड नेशंस है, वो ये कहता है, विमेन आर half of the world's people. Women are half of the world's people. यानी जो आधी इंसानियत की आधी आप पॉपुलेशन जो है वो विमेन है। विमेन जो है, जो पॉपुलेशन लिहाज से देखा जाए, half of the world है, half of women are half of the world's people, semicolons लगाना है आप लोगों ने, semicolons। फिर इसके बाद आप लोगों ने लिखना है perform 2/3 of the world's working hours। perform यानी वो काम कितनी करती है, performs 2/3 of the world's working hours। टू-थर्ड वर्क जो करती है विमेन। आप देख ले, इट इज वेरी डिस्मल पिक्चर ऑफ विमेन। अब विमेन की पोजीशन आप देखना, हाफ ऑफ द वर्ल्ड है, वर्क 2/3 ऑफ द वर्ल्ड, वर्किंग आवर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो विमेन करती है। अच्छा, रिसीव वो क्या करते हैं, रिसीव 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम। रिसीव 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स, रिसीव विमेन की ड्यूटी है, ठीक है। हाफ ऑफ द वर्ल्ड है, 2/3 जो नहीं वर्किंग आवर्स वो करती है, और इसके साथ रिसीव 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम। रिसीव 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम, सेमीकोलंस फिर लगाना है। और इसके बाद वो क्या करती है, विमेन जो है, दैट इज वो रिसीव 1/10 ऑफ द वर्ल्ड्स इनकम एंड ऑन only 100 of the world's property, and on only 100 of the world's
प्रॉपर्टी, women are half of the world's people, ठीक है, और परफॉर्म 2/3 of working hours of the world, ठीक है, जितने वर्किंग वर्ड्स है 2/3 of the world's working hours, और वो क्या करती है, receive only and only 1/10 of the world's जो इनकम है वो क्या करती है, वो ऑन करती है, स्पेशली रिसीव करती है, and especially she only on या women on only 1/100 of the world जो प्रॉपर्टी है उसके हवाले से क्या ये सारी चीजें क्लियर हुआ। अब देखे हैं विमेन का क्या डिसमल पोजीशन एज अ होल अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन। ये यूनाइटेड नेशन की जो है कोटेशन है, वहां से मैंने ये कोटेशन उठाया है। अच्छा, अब इसके बाद हम देखते हैं ये 3 चीजें। अब पहले सबसे पहले हम आते हैं विमेन एंड डेवलपमेंट। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को 3 R's का पता है, या मैं शुड आई एक्सप्लेन अगेन? 3 R's का पता है ना आप लोगों को? 3 रिप्रोडक्टिव रोल और कम्युनिटी रोल। अब आज हम स्पेशली बात करते हैं प्रोडक्टिव रोल की। प्रोडक्टिव रोल से मुराद है प्रोडक्शन वगैरह करना और तिजारत और कारोबार वगैरह करना। अच्छा, हम पहले अप्रोच की तरफ आते हैं। वेरी आसान, सुनो, पहले आपको इसकी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, पहले मैं सिर्फ इसकी थोड़ी स्टोरी सुनो। विमेन, इस लफ्ज को सुनो, इस लफ्ज को विमेन इन डेवलपमेंट। अब इससे मुराद क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ आप लोग विमेन को अंदर कर लो, यानी जो डेवलपमेंटल सेक्टर है, जो एग्जिस्टिंग सिस्टम्स ऑफ द वर्ल्ड है, इस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ वुमेन को इंटीग्रेट करो, यानी आगे एड वुमेन एंड स्टीयर, औरत को क्या कर ले, उसको सिर्फ स्पेस दो और स्टीयरिंग, यानी यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ वुमेन इन डेवलपमेंट। जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, उस एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर सिर्फ वुमेन को आप को यार सबसे पावरी क्या है, वो क्या बात बोलो कि क्लास में बहुत डिस्टॉर्शन है। I'm sorry. Women in, अच्छा, इस वाले अप्रोच के अंदर सिर्फ एक स्लॉग करना है, उसे कुछ जल्दी करना है यार क्लास। बिल्कुल काम कुछ नहीं होता है। अच्छा, तो हो गया, थैंक यू। अच्छा, इसके अंदर हम लोगों ने देखा था ये विमेन डेवलपमेंट है। ये दरअसल तौर पर ये वो लोग थे, उसने कहा कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, इन्हीं सिस्टम के अंदर विमेन को आप क्या कर ले, सिर्फ इनकॉर्पोरेट करो तो आज विमेन खुद ब खुद क्या डेवलप कर जाएगी। यहाँ पर एक थ्योरी है, वो थ्योरी कौन सी है, जिसको आप कहते हैं मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी कहा जाता है। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी क्या है? 1950s एंड 1960s में ये थ्योरी जब आई थी, 1950s एंड 60s में जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी थी, वो एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, स्पेशली इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से वो बात कर रहे थे। इंडस्ट्रियलाइजेशन या इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से जब आया था, उसने कहा कि अगर हम लोग अपने लाइफ के स्टैंडर्ड्स, अपने लाइफ की जो स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग होता है, और उसको अगर हम लोग एनहेंस करना चाहते हैं तो हमें इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। क्या करना होगा? इंडस्ट्रियलाइजेशन करना होगा। और उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ जो होता है वो खुद ब खुद क्या हो जाता है, एनहेंस हो जाता है। इंडस्ट्रियलाइजेशन से क्या हो जाता है, आपका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन पता है ना, प्रोडक्शन बढ़ जाता है, आपका इकोनॉमिक्स बढ़ जाता है। जब इकोनॉमिक्स बढ़ जाता है तो उस मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो उसका इकोनॉमिक इफेक्ट है, उसका इकोनॉमिक इफेक्ट, जब आपके पास अब पता है पैसा ज्यादा हो जाता है तो आपके लाइफ स्टैंडर्ड एनहांस होते हैं या नहीं होते ना। जब आपके पास पैसे रुपया ज्यादा हो जाता है तब आपकी लाइफ स्टैंडर्ड या लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है वो क्या हो जाता है, वो इंप्रूव हो जाता है, उसमें इंप्रूवमेंट आ जाता है।
तो उन लोगों ने कहा था, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी वालों ने ये कहा था कि अगर इंडस्ट्रियलाइजेशन होती है, दुनिया मॉडर्न बन जाता है, तो उस मॉडर्नाइजेशन से क्या उसका जो लाइफ स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइफ है, स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग जो है वो एनहेंस हो जाता है, और इसी तरीके के साथ साथ इसका एक अफेक्ट हो जाता है पूरी लोगों पर, इंक्लूडिंग विमेन पर भी क्या पॉजिटिव इंपैक्ट उसके आ जाते हैं, जिसे हम कहते हैं ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट। आपको पता है ना ट्रिकल डाउन इफेक्ट से क्या मुराद होता है? सुनो, जो ट्रिकल डाउन है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट से मुराद होता है, ट्रिकल डाउन आपने देखा होगा, ट्रिकल डाउन, चलो मैं एक एग्जांपल, ट्रिकल मतलब जब एक प्याला बढ़ जाता है ना, एक चीज जब एनहेंस हो जाता है तो उसका इफेक्ट नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है, फिर नीचे आ जाता है। ट्रिकल डाउन मतलब यानी आपका अपर से लोअर टेरेन की तरह किसी चीज का आना, यानी अगर अक्रॉस द बोर्ड किसी चीज का, फॉर एग्जांपल अगर कुछ लोग या मर्द वगैरह क्या हो जाता है, वो फाइनेंशियली तौर पर साउंड हो जाते हैं, तो इसका इफेक्ट अल्टीमेटली विमेन पर भी आ जाता है, विमेन भी इकोनॉमिकली तौर पर साउंड और उसके लिविंग स्टैंडर्ड्स एनहांस हो जाएंगे। ठीक है, टॉप टू बॉटम बेनिफिट इसको कहा जाता है, टॉप टू बॉटम, यानी अगर यहाँ पर फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर पानी आ रहा है ना, मैं एक आसान एग्जांपल से बताऊं, अगर इस ताल के अंदर पानी आ रहा है, जब ये ब्रिम्ड हो जाता है ना, ये फिल्ड हो जाता है, तो ये क्या करेंगे, ये नीचे वाले ताल में आ जाएंगे ना, और जब ये फिल्ड हो जाता है, ब्रिम्ड हो जाता है, तो ये यहां पर आ जाता है। इसको कहते हैं ट्रिकल डाउन इफेक्ट से मुराद टॉप टू बॉटम बेनिफिट। यस, टॉप टू बॉटम बेनिफिट, यानी ऊपर से शुद्ध जब हो जाता है, ब्रिम्ड हो जाता है, सैचुरेटेड हो जाता है, तो वो नीचे जो अनसैचुरेटेड होता है उसकी तरफ क्या हो जाता है, आ जाता है। तो कहता है ट्रिपल डाउन इफेक्ट से मॉडर्नाइजेशन, ये मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर ये पाया जाता है, ट्रिकल डाउन इफेक्ट। ट्रिकल डाउन इफेक्ट जो होता है वो कहते हैं एक्चुअली एवरीवन विल इक्वली बेनिफिट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन से या दिस इकोनॉमिक डेवलपमेंट से एवरीवन विल इक्वली क्या हो जाते हैं, गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट से हर बंदा क्या होगा, इक्वली बेनिफिट हो जाता है। और इसी तरीके से अगर आप देखते हैं तो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट है उससे फैमिलीज थ्रू आउट, जो मेल ब्रेड विनर है, क्योंकि फैमिलीज के अंदर अभी तक मेल ब्रेड विनर है, उसके पास क्या हो जाता है, उसके पास बहुत ज्यादा पैसा जब आ जाता है तो ऑलरेडी से वो अपने वुमेन फोक पे भी, खवातीन पर भी खर्च करेंगे। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट की वजह से इस वक्त मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, ट्रिकल डाउन इफेक्ट या इसके में एवरीवन विल इक्वली बेनिफिट, ये था मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर पूरा कॉन्सेप्ट। यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर जो है वो थ्रू आउट अगर देखा जाए ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है। क्लियर हुआ यहाँ तक, सब समझ आया सबको, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी या बाकी चीजें? एवरीवन? यस, थैंक यू। यस यस, ये था हम लोगों ने देखा था। अच्छा, इसका अगर देखा जाए मॉडर्नाइजेशन का कोई पॉजिटिव इंपैक्ट नहीं हुआ था। अच्छा, अब मेन डिबेट कहां से स्टार्ट हो जाता है इसके अंदर अगर देखा जाए, मॉडर्नाइजेशन से जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इसके मुख्तलिफ नुकसानात हुए थे साथ। अब जहां से हम लोगों की इस वर्ड से लिंक कर सके, यस यस इंजीनियर साहब बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और आपने लिंक करना। अब मैं थोड़ा सा ब्रिज करूंगा। अच्छा, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या थे? ये तो था कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट, लेकिन दरअसल तौर पर अगर देखा जाए तो उसका बहुत ग्रेवेस इंपैक्ट हुआ था विमेन पर, खवातीन पर बहुत बड़ा ग्रेव इंपैक्ट ये आया था कि एक तो उनके पास जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था तो उनकी जॉब अपॉर्चुनिटीज खत्म हुए थे। इसके पहले जो काम होता था वो करती थी विमेन, काम करती थी। अब क्या है, आप मेल काम कर रहे हैं, सॉरी मशीन काम कर रहे हैं, मैकेनिकल हो गया सारे, आपका एग्रीकल्चर से लेकर के बाकी सेक्टर सारे क्या हो गए, वो दरअसल तौर पर इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ इंडस्ट्रीज लग गई थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ मैकेनिकल वर्क स्टार्ट आया था। तो इससे विमेन की मार्जिनलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, बहुत ज्यादा, बहुत एस्पेक्ट से विमेन की मार्जिनलाइजेशन हुआ था, स्पेशली तौर पर उसका प्रोडक्टिव
प्रोडक्टिव काम जो था वो बहुत ज्यादा अफेक्ट हुआ था विमेन का स्टेटस को। तो दरअसल तौर पर यहाँ पर फिर एक औरत आती है, वो क्या करती है, वो सबसे ज्यादा चेंज जो एक रिवोल्यूशन लेके आए थे विमेन के डिबेट में, विमेन इन डेवलपमेंट के या जेंडर इन डेवलपमेंट के अंदर जो एक रिवोल्यूशनरी प्रोसेस होता है, एक रिवोल्यूशनरी अकदाम होता है, जहां से ये डेवलपमेंटल डिबेट स्टार्ट होती है, वो दरअसल तौर पर एक विमेन है, उसका एक किताब लिखती है, वो इस्तर बॉस्फोरस जो है वो एक किताब लिखती है, और उस किताब के अंदर वो क्या करती है, विमेन का जो स्टेटस को है, विमेन का पोजीशन या स्टेटस ऑफ विमेन इन इकोनॉमिक्स है, उसके बारे में वो बताती है कि दरअसल तौर पर विमेन का ड्यू पोजीशन अभी तक नहीं दिया गया, विमेन ट्रेडिशनल रोल अदा कर रही है, और वो ट्रेडिशनल रोल के अंदर भी विमेन का जो ड्यू प्लेस बनता है या पोजीशन मिलता है या उनका जो एक हिस्सा बनता है, पार्ट इन इकोनॉमिक्स बनता है, वो अब तक उनको क्या पहुंचता नहीं है। कि जब विमेन रिप्रोडक्टिव रोल करती है, घर के अंदर काम करती है, नर्चरिंग और केयरिंग करती है, उनका दरअसल तौर पर कोई उसको और एड ऑन नहीं करते हैं, ना आप लोग उसको सेलिब्रेट करते हैं, ना उनको पे किया जाता है। इसलिए उसने डिस्मल पिक्चर ऑफ विमेन इन इकोनॉमिक्स वो पेश किया था। वो खातून कौन थी, उनका नाम है यानी इस्तर बॉसरस, लिख ले ESTR, इस्तर, किताब का नाम है इस्तर बॉसरस, विमेन है। जस्ट वेट फॉर वन और 2 मिनट्स में से बता दूं, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शंस हैं, पता नहीं डेवलपमेंट कोई वर्क हो रहा है लेकिन बार बार, जस्ट वेट। बहुत ज्यादा है हमारा, कोई रगड़ का काम हो रहा है। इस्तर बॉसरस, लिख ले। एक औरत है इस्तर बॉसरस, उनका किताब जो है, उसका किताब है इस जो विमेन के हवाले से उन लोगों ने ये कहा था, उसने ये कहा कि विमेन का दरअसल तौर पर डेवलपमेंट सेक्टर में उसका कोई ड्यू पोजीशन, कोई ड्यू प्लेस ना होने की वजह से, यस, उनकी ना होने की वजह से अब विमेन का जो अपॉर्चुनिटीज है या उनका मिसिंग लिंक्स, जिसे हम कहते हैं मिसिंग लिंक्स, वो अभी तक नहीं है। Women role in economic development. बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन, बहुत ज्यादा डिस्टॉर्शन, यही ज्यादा। अच्छा, उसका नाम है, किताब का नाम है विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस किताब के अंदर उसने ये कहा था कि जो ये शी चैलेंज अप्रोच ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का अप्रोच था, यानी ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट या एवरीवन विल इक्वली बेनिफिट फ्रॉम मॉडर्नाइजेशन, जिसे हम कहते हैं वेलफेयर अप्रोच। वो कहते हैं दरअसल तौर पर जो वेलफेयर अप्रोच है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, शी चैलेंज इन दिस बुक, उसने अपने किताब के अंदर इस वेलफेयर अप्रोच को चैलेंज किया था। वो कहते हैं दरअसल तौर पर इससे विमेन का जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के विमेन का एक्चुअली दे आर, वो यहाँ पर विमेन का के प्रोडक्टिव रोल की बात किया ही नहीं है, यानी मॉडर्नाइजेशन थ्योरी के अंदर विमेन का प्रोडक्टिव रोल की बात किया ही नहीं है। उसने कहा शी विल गेट बेनिफिट, यानी शी इज द पैसिव रेसिपिएंट। जो उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का, जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है, वो दरअसल तौर पर या फिर विमेन के प्रोडक्टिव रोल की बात नहीं हुई, शी इज जस्ट पैसिव रेसिपिएंट ऑफ दैट वेलफेयर, या जो उसकी ट्रिकल डाउन इफेक्ट है या एवरीवन विल इक्वली बेनिफिट जो है,
जिसे हम कहते हैं वेलफेयर अप्रोच ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, वो कहते हैं यस के अंदर विमेन क्या है दरअसल, यस इस्तर बोसरफ के लिए साथ में मशहूर लिख लिया इस्तर बोसरफ, और उसके साथ ये उसकी बुक का नाम है विमेन रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कहां पर कोई इशू है क्लियर हुआ, मशहूर क्लियर हुआ। यह है बुक का नाम, ये ऑथर का नाम, ऑथर जो है वो इस्तर बोसरफ है, और जो विमेन 1970 में उसने किताब लिखा था विमेन्स रोल इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। क्लियर है सबको? ओके, थैंक यू। अच्छा, तो हम आते हैं इस किताब के अंदर शी चैलेंज, इसका पूरा किताब पे, चलो किताब पे जिस देख लो, इस पूरी किताब के अंदर उसने दरअसल तौर पर ये 3 R जो हम पढ़ते हैं ना, 3 R, ये 3 R दरअसल तौर पर इस्तर बोसरफ ने डिस्कस किया था, और उस पर उसने सबसे ज्यादा इस किताब के जिस लिए है उसने प्रोडक्टिव रोल के ऊपर ये लिखा है कि अगर आप देखते हैं सोसाइटी के अंदर, दुनिया के अंदर देखते हैं, विमेन का प्रोडक्टिव रोल जो है उनमें ना उसको वो रोल दिया गया है, ना उस रोल को अभी तक उनको ड्यू प्लेस किया गया उन प्रोडक्टिव रोल में, और अगर वो प्रोडक्टिव रोल अदा करती भी है तो देयर इज कैनी गैप्स, जो जेंडर गैप्स वहां पर पाए जाते हैं। इसलिए विमेन की पोजीशन को उसने मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को भी चैलेंज किया था इसी किताब के अंदर। शी चैलेंज द वेलफेयर अप्रोच ऑफ मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, कि इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी से विमेन क्या हो जाएंगी, विमेन इज ओनली पैसिव रेसिपिएंट। पता है ना, 2 चीजें होती है, एक होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। जो एक्टिव ये होता है कि वो रोल अदा भी कर रहे हैं और उसके साथ साथ वो गेट बेनिफिट, डायरेक्टली गेट बेनिफिट भी हो रहा है। तो ये कहती है कि विमेन आर मिसिंग लिंक्स। मिसिंग लिंक्स पता नहीं कि विमेन अभी तक मिसिंग है, वहां पर जो लिंक्स है उस लिंक्स के अंदर विमेन, यानी उन प्रोडक्शन के अंदर, प्रोडक्टिव रोल के अंदर विमेन आर मिसिंग, विमेन क्या है वो मिसिंग है। इसलिए अब हमको क्या करना होगा, ये विमेन की फेवर में ये थ्योरी नहीं है मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, यहाँ पर विमेन को सिर्फ पैसिव रेसिपिएंट के तौर पर पोर्ट्रे किया गया है। समझ आया? एक होता है एक्टिव रोल, एक होता है पैसिव रोल। पैसिव रेसिपिएंट के तौर पर क्या है, इसको विमेन को दिखाया गया। ठीक है, ये था विमेन का स्पेशली। और उसने कहा, अगर देखते हैं इसी किताब के अंदर, शी हाइलाइटेड विमेन पोजीशन इन एग्रीकल्चर सेक्टर। उसने कहा कि एग्रीकल्चर अगर देखते हैं, ये तो पंजाब के अंदर आप देख ले, एग्रीकल्चर का बहुत बड़ा सेक्टर का मैन से ज्यादा रोल, जो रोल अदा करती है वो विमेन करती है। आपने देखा आड़त से पहले आड़त यानी हड़प द्वारा, आड़त का पता है ना आप लोग, जहां पर आप सारी चीजें एक प्रोडक्शन के बाद, जब आपका फसल की कटाई होने के बाद, सफाई के बाद वो डिस्पैच किया जाता है बाजार में, तो बाजार से पहले ये पूरा रोल जो है वो विमेन करती है। चाहे सिंध के अंदर हो, चाहे पंजाब के अंदर हो, ये रोल विमेन ही करती है। इवन दो मोर देन आपका 70 to 80% जो वर्क करती है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, वो विमेन करती है। लेकिन विमेन उस तरीके से they are not get benefited from that प्रोडक्शन से, उनके लिए जो ही फसल जमीन से उसके बाद कटाई के बाद बाजार की तरफ पहुंच कर जाता है फसल, आड़त यानी आड़ती जिसे हम कहते हैं ना, आम पंजाबी जबान में उसको कहते हैं, उसके बाद विमेन का रोल खत्म हो जाता है। फिर मर्द उसको हड़प कर जाता है, इंगल्फ कर जाता है, फिर मर्द आकर के वहां पर बन जाता है। फिर पैसा बनाना या जो भी आयशी वायशी करना, वो फिर वो मर्द का काम हो जाता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट। अच्छा, तो ये था कुछ, मैंने आपको ये बता रहा था कि ये विमेन बोसरफ के हवाले से उसने क्रिटिकली तौर पर इनकी बात की है कि क्रिटिकल एनालिसिस किया मॉडर्नाइजेशन थ्योरी का। उसने कहा कि दरअसल तौर पर विमेन को इंटीग्रेट करो इनटू प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन सेक्टर है उसके अंदर विमेन को क्या कर ले आप लोग, इनकॉर्पोरेट और इंटीग्रेट किया करो। अच्छा, उसने इसी किताब के अंदर शी स्पेशली एक और चीज भी किया था। अच्छा, रिवोल्यूशनरी अप्रोच जो था, याद रखें विमेन का इस सेक्टर, वो यही इस्तर बोसरफ जो है उसकी किताब है। उसने शी रिजेक्टेड द नैरो, स्पेशली जो विमेन का एक नैरो व्यू ऑफ विमेन है कि विमेन आर जस्ट लाइक क्या मदर्स है या वाइफ्स है या सिस्टर्स है या डॉटर्स है। उसने इसको दोनों को निगेट किया। उसने कहा इंस्टेड ऑफ
उसने कहा विमेन क्या है, नेडी बेनिफिशियरी नहीं है, विमेन नेडी बेनिफिशियरी नहीं है, बल्कि उसको क्या करना, विमेन मस्ट बी इन प्रोडक्टिव रोल, विमेन प्रोडक्टिव एक्टिव रोल, प्रोडक्टिव प्लस एक्टिव रोल, विमेन को प्रोडक्टिव और एक्टिव रोल देना होगा, विमेन को प्रोडक्टिव एंड एक्टिव रोल देना होगा। ये कॉन्सेप्ट कहां से आया कि विमेन को काम करना चाहिए? भाई सिंस सेंचुरीज लॉन्ग ये काम हो रहा है, सिंस सेंचुरीज लॉन्ग। अच्छा, मर्द जो है आपके सिंस वेरी लॉन्ग, मर्द जो होता है वो बड़ा मक्कार है। अगर देखा जाए तारीख में मर्द ने उस तरीके से कोई रोल अदा नहीं किया है, उसने कोशिश किया है कि वो दूसरे को क्वेल करके उसके काम का, हिस्से का काम जो होता है वो भी कोई करके उसको दे दे। तारीख से हमारी जेनेटिक्स में है, मर्द जो है वो कामचोर होता है। तो उसने जब देखा था कि विमेन एक पैसिव है और वो बहुत ज्यादा वीक है, तो उसने क्या किया था, तो औरत को ले करके जो इस साइड पे लेके गया। सुना है कि विमेन को बिजी रखने के लिए फील्ड में और एनिमल्स का काम है, इसे अपना अच्छा एक और बात बता दो अखवंत साहब दरअसल तौर पर क्या है, दरअसल तौर पर मर्द को ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल जो बनाया था वो औरत ने बनाया था। मर्द आवारा था, वो जंगलों में रहता था। मर्द जो है क्या है, मर्द ने ही आकर के, औरत ने ही आकर के मर्द को क्या किया था, टेम किया था और उसको डोमेस्टिकेटेड बनाया था। दो एनिमल्स दरअसल तौर पर वो विमेन ने डोमेस्टिकेट किया था। एक औरत ने सबसे पहले गाय को डोमेस्टिकेट किया था, गाय को, ठीक है, और दूसरे औरत ने जो मर्द को क्या किया था, मर्द को उसने डोमेस्टिकेटेड किया था, उसको टेम किया था, इसको चेन किया था, उसके घर पर बैठ जाओ, उसको घर का रुख जो नहीं औरत नहीं दिखाया। अच्छा, प्रोडक्टिव एंड, अच्छा इसके बाद हम लोगों ने देखा था जो विड अप्रोच है, दरअसल तौर पर वो बात करती है जो विमेन है, वो कहते हैं कि विमेन आर अनटेप्ड रिसोर्सेज। विड के अंदर, विड अप्रोच के अंदर वो कहते हैं कि विमेन जो है वो अनटेप्ड रिसोर्सेज है। अनटेप्ड रिसोर्सेज से क्या मतलब है कि अभी तक ये एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं, अभी तक वो जो है विमेन जो है वो एक्सप्लॉइट, यानी एक्सप्लॉइट से मुराद है कि अब तक उनसे हम लोगों ने काम नहीं लिया है। विड वाले ये कहते हैं कि अनटेप्ड रिसोर्सेज है, विमेन को इंटीग्रेट करो बाकी सेक्टर्स के अंदर, विमेन को बाकी सेक्टर्स के अंदर क्या करें, इंकॉर्पोरेट करें। तो विमेन आर अंडर वैल्यूड, यार उसे बता दे, या मैं हमारी क्लास चेंज करवा लें, ये शोर बात करवा लें यार, बहुत डिस्ट्रक्शन होगी। यानी तुम्हारी क्लास चेंज करवा लो, 3-4 चीजें एकदम से चार रही सर। ओ माय गॉड, यस। तो विमेन जो है, विमेन दरअसल तौर पर अनवैल्यूड इकोनॉमिक रिसोर्स है। अनवैल्यूड इकोनॉमिक रिसोर्स से मुराद यह है कि विमेन को जो अगर देखा जाए उसको अभी तक जो प्रोडक्टिव रोल है, प्रोडक्टिव रोल्स में उस तरीके से नहीं दिया है, बल्कि विमेन का सब ऑर्डिनेशन रोल दिया गया। सब ऑर्डिनेशन है, अनयूज्ड है, अंडर वैल्यूड है और अनटेप्ड रिसोर्सेज है। यस सर, अनयूज्ड रिसोर्सेज है, ये सारी चीजें विड वाले ये कहते हैं, विड विमेन इन डेवलपमेंट वाले सेक्टर ये कहते हैं कि लेट्स विमेन को क्या करिए, उसको हम लोग एक्सप्लोर कर ले, या टेप्ड रिसोर्सेज को हम एक्सप्लोर कर ले और उसको प्रोडक्टिव स्पोर्ट में, दे मस्ट बी ब्रॉट इनटू प्रोडक्टिव स्पेयर में इसको लेके आना होगा। क्लियर हुआ? या तक सबको क्लियर है? हेलो, सारे चले गए यार, ये क्या हुआ? बाकी पता नहीं मेरे शक्ला अच्छा नहीं है क्या है, सारे चले गए या मुझसे आप लोग ज्यादा हुए। एक ऑलरेडी से क्लास में इधर डिस्ट्रक्शन है, इधर आप सारे लोग चले गए,
ओ माय गॉड। अच्छा, ये था, कुछ क्लियर है सबको यहाँ तक? ठीक है, ये था क्योंकि मैंने आपको बताया कि हर अप्रोच जो मैं आपको जो भी पॉइंट समझाऊंगा, सबसे पहले देखो हर चीज का मैंने किताब बताया कि सोर्स क्या होता है, किताब बताया कि इसके पीछे दरअसल तौर पर क्या है, वो किताब है। तो लेट मी एंजॉय टू यू पीपल। सलीम अगर एंजॉय करे तो मैं भी आप लोगों की शक्लों को देख करके थोड़ा सा भी महसूस हो जाऊं। मेरे रूह में ओह माय गॉड, थोड़ा सा रूह से निकल आओ। रूह जो है मेरी आजकल मेरे पास मेरी तड़प रही, पता नहीं कहां पे। ओह माय गॉड। अच्छा, तो अच्छा ये था, मैंने आपको हर किताब बताया था कि इस किताब ने स्टार्ट किया था। अब हम आएंगे दरअसल तौर पर इसका एक्टिविज्म कब स्टार्ट हुआ था, ये किन खवातीन ने स्टार्ट किया था। ये तो दिया था जो उनका जो एकेडमिक साइड जो है वो मैंने आपको दिखा दे। अब मैं इसका एक्टिव साइड दिखाता हूं कि दरअसल तौर पर ये कब से स्टार्ट होता है। हम लोगों ने देखा था कि विमेन्स कमेटी ऑफ द वाशिंगटन डीसी एक कमेटी है, वुमेन्स कमेटी ऑफ वाशिंगटन डीसी, खवातीन का विमेन जो स्पेशली विमेन कमेटी ऑफ द वाशिंगटन डीसी के अंदर उनका एक चैप्टर है, उनका इनकी वाशिंगटन डीसी का उसका है विमेन। सबसे पहले फिट वाला अप्रोच जो है, सबसे पहले ये डिबेट जो है ये स्टार्ट किया था विमेन्स कमेटी ऑफ वाशिंगटन डीसी, इनने स्टार्ट किया था। जो उसने ये कहा था कि इंटरनेशनल डेवलपमेंट जो सोसाइटी का पूरा नाम है सोसाइटी फॉर विमेन्स, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट लिख लें, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। ये सोसाइटी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट के अंदर उनकी उसकी कमेटी जो थी, उस कमेटी के अंदर जो विमेन इकोनॉमिक प्रोफेशनल्स होते हैं, विमेन प्रोफेशनल्स जो थे, उस विमेन प्रोफेशनल्स ने इसलिए कहा क्या था, उन लोगों ने कहा था कि हम लोग कोई इस तरह डिलिब्रेट स्ट्रेटेजी बनाई जाए। उस डिलिब्रेट स्ट्रेटेजी को अगर देखा जाए तो हम विमेन की जो पोजीशन इन प्रोडक्टिव रोल है, विमेन की प्रोडक्टिव रोल को हम लोगों ने क्या करना है, एनहेंस करना है। इसके अंदर विमेन प्रोडक्टिव रोल को एनहेंस करने के लिए जो विमेन प्रोफेशनल्स थे, विमेन सोसाइटी फॉर डेवलपमेंट जो था, उसके अंदर उस लोगों ने विमेन की इकोनॉमिक रोल या प्रोडक्टिव रोल के लिए उन लोगों ने स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया। और उन लोगों ने दिस वुमेन जो है उसने ये कहा कि जो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है, इस मॉडर्नाइजेशन थ्योरी ने जेंडर इक्वालिटी को क्या किया था, ब्रीच किया है। उसने कहा था जेंडर इक्वालिटी को क्या है, जेंडर इक्वालिटी को ब्रीच किया। मॉडर्नाइजेशन थ्योरी हैज ब्रीच, जो जेंडर इक्वालिटी है उसको ब्रीच किया गया। और उन लोगों ने ये किया था कि विमेन जो है, अगर विमेन डेवलपमेंट जो है दरअसल तौर पर हम लोगों ने क्या करना है, उनको ड्यू प्लेस एज एक्टिव रेसिपिएंट और प्रोडक्टिव रोल उनको देने के लिए हम लोगों को स्ट्रगल करना होगा। तो यूएसआईडी जो है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, पाकिस्तान में भी काम करते हैं। यूएसआईडी जो है, जो यूनाइटेड स्टेट जो है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, यूएसआईडी जो है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, यूएसएआईडी जो है यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट, जो पाकिस्तान में बहुत सारे काम कर रही है इस आईडी। उसके अंदर उन लोगों ने कहा था कि विमेन को दरअसल तौर पर क्या करना है, उसको इन्फ्लुएंस किया था इन लोगों ने। और यूएसआईडी जो है, आपको पता है यूएसआईडी क्या है, ये दरअसल तौर पर डेवलपमेंट जो डेवलपिंग कंट्रीज है या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, उन डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को क्या करते हैं, स्पॉन्सर करते हैं ना, हेल्प करते हैं। आपने देखा होगा ना, आप लोगों ने देखा प्रोजेक्ट यूएसएआईडी जो है, ये यूएसआईडी का प्रोजेक्ट है, वो पैसे देते हैं उन कंट्रीज का अंदर। इन खवातीन ने एक बिल पास किया था, एक अमेंडमेंट लेके था, यूएसआईडी को इन्फ्लुएंस करते हुए
इन लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1973 में एक बिल लेके आया था। 1973 में एक बिल लेके आया था। उसने कहा कि उस बिल का मेन जिस्ट ये था, कि फंड दोज कंट्रीज हु आर वर्किंग ऑन विमेन। उन कंट्रीज को आप सपोर्ट कर लो जो विमेन पर काम करते हैं, उन कंट्रीज को आप लोगों ने सपोर्ट करना है। यस, फंड्स फॉर वेलफेयर, यस। तो उन लोगों ने ये कहा था, तो उन लोगों ने क्या किया था 1973 में उन लोगों ने परसे अमेंडमेंट पास किया था, परसे अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। परसे अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पास किया था। परसी अमेंडमेंट टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 1973 में इन्हीं खवातीन जो वाशिंगटन डीसी के अंदर जो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर वीमेन जो था, उन लोगों ने यूएसएडी को इन्फ्लुएंस करके और एक बिल लेके आया था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, अमेरिकन पार्लियामेंट के अंदर। उन लोगों ने फिर ये पास करवाया था, ये अमेंडमेंट पास करवाया था टू द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो उनका था। उसको जो स्पेशली जो अमेरिकन गवर्नमेंट है वो उन कंट्रीज को जो आप पता है जो सपोर्ट करते हैं, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट होता है, फॉरेन असिस्टेंस एक्ट ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, उसके अंदर उसने कहा कि उन कंट्रीज को आप सपोर्ट करिए जो कंट्रीज विमेन फॉर पे या विमेन पर काम करते हैं। इसीलिए आपने पता है कि 1980s में पाकिस्तान ने भी विमेन कमीशन बनाया था कि भाई थोड़ा सा भी हमारे कचकोल में भी कुछ आ जाए, ठीक है। तो हम लोगों ने भी बड़े यूनिक कचकोल बनाया था और ताकि हमारे कचकोल में भी कुछ आ जाए, ठीक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? क्लियर यहाँ तक सबको? ये अप्रोच समझ आया आप लोगों को? सब क्लियर है? अब हम आते हैं थोड़ा सा उसकी तरह परसे अमेंडमेंट। अब अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये आ गया, विमेन ने अपने आप स्टार्ट किया था। इसी के आप पता है अमेरिका, आप पता है यूनाइटेड नेशन इज रूल्ड बाय या लेड बाय अमेरिका। तो इसी परसे अमेंडमेंट के बाद अमेरिकन जो फॉरेन पॉलिसी जो था उसने यूनाइटेड नेशन को भी इन्फ्लुएंस किया। तो यूनाइटेड नेशन ने भी एक एजेंसी बनाया था, यूनाइटेड नेशन ने भी यस फॉरेन असिस्टेंस एक्ट क्या बताएगा? यस अब्दुल वहाब, यस। दोबारा बता दूं, क्या बता दूं? इससे ऊपर करो कि कौन है फॉरेन असिस्टेंस अलीना। फॉरेन असिस्टेंस एक्ट को हम लोगों ने ये जो परसे अमेंडमेंट है, परसे अमेंडमेंट तो फॉरेन जो एक्ट है, फॉरेन फंडिंग जो है उसको उसके अंदर इसको लेके आया था। परसे अमेंडमेंट को हम लोगों ने लेके आया। परसे अमेंडमेंट जो है, परसे अमेंडमेंट जो है टू दी फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1971 जो पहले पास हुआ था, इस एक्ट के अंदर हम लोगों ने चेंजेस लेकर के परसे अमेंडमेंट किया था। इस एक्ट को अमेंड किया था हम लोगों ने अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हम लोगों ने इस फॉरेन असिस्टेंस एक्ट 1971 को चेंज किया। ये बहुत बड़ा एक्ट है, मैंने सिर्फ आपको जनरल बताया। 7 मेंबर, ओ माय गॉड, आपको पता है पहले एक्ट आ जाता है, हम लोगों ने अमेंडमेंट कब होता है? कम ऑन, आई तो कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक चीज है। अमेंडमेंट कब होता है? जब कोई चीज पहले से एग्जिस्ट कर रहा हो उसको आप अमेंड करते हो ना। एक होता है इनएक्शन, आर्किटेक्चर, एक बनाना होता है, एक अमेंड करना होता है। ये एक्ट 1971 में 7 मेंबर एक्ट जो है 1971 की एक्ट को 1973 में अमेंड किया था। उस अमेंडमेंट का नाम है परसे अमेंडमेंट टू फॉरेन असिस्टेंस एक्ट ऑफ 1971। ओ माय गॉड, बाकी तो कंफ्यूज ही है, दोबारा बताओ। जो परसे अमेंडमेंट था 1973 में आया था। ये अमेंडमेंट इसने किसको अमेंड किया था? इसने अमेंड किया था फॉरेन असिस्टेंस एक्ट ऑफ 1971 में। इस परसे अमेंडमेंट ने 1971 में 1973 में अमेंड किया था। किसको अमेंड किया था?
Foreign Assistance Act of 1971 to the American Constitution. वो समझ आ जिस तरह 18th अमेंडमेंट आया था उससे पहले था डाउन टू बी जो हम लोगों ने चेंज किया था. Oh my God, इसका क्या रिलेशन था? पूरी स्टोरी सुनाई. पता नहीं आज क्या हो रहा है. इसमें इंजीनियर जोएब साहब दरअसल तौर पर ये परसी अमेंडमेंट लाए. अजान है, लेट मी वेट फॉर अजान. देख ले क्या सवाल है. एक पे प्रेजेंट हुआ था इसमें प्रोजेक्ट पर स्टार्ट कीजिए. लेट मी दोबारा बता दूं. पता नहीं कितने कितने लोग हैं. आसान अल्फाज में हम लोगों ने विड वाला अप्रोच के अंदर हम लोगों ने बात किया था. ये था किताब का मैंने हवाला दिया था क्योंकि मैं हर चीज पर किताब का हवाला देता हूँ. ये था किताब के हवाले से. इसी किताब को देखते देखते जो अमेरिका के अंदर जो वाशिंगटन डीसी के अंदर विमेन का जो विमेन्स कमेटी ऑफ द वाशिंगटन डीसी जो था, उन लोगों ने ये क्या था कि यूएसएड को और बाकी अमेरिकन गवर्नमेंट को आसान अल्फाज में बता दूं, अमेरिकन गवर्नमेंट को इन्फ्लुएंस करते हुए उन लोगों ने 1971 के फॉरेन असिस्टेंस एक्ट को उन लोगों ने अमेंड करवाया. उसके अंदर ये चीज उन लोगों ने अमेंड करवाया, ये चीज इंक्लूड करवाया कि आप उन कंट्रीज का हेल्प करो जो कंट्रीज क्या करते हैं, वो विमेन डेवलपमेंट पे काम करते हैं. उस अमेंडमेंट को हम कहते हैं पर्सी अमेंडमेंट ऑफ 1973. उसको कहते हैं 1973 का. ओ माय गॉड. अब कहते हैं कि सर इसका उसके साथ क्या लिंक है. उसके साथ ये लिंक है पर्सी अमेंडमेंट का पाकिस्तान, उसके साथ ये लिंक है कि दरअसल तौर पर वो विमेन डेवलपमेंट चाहते हैं यार. इंजीनियर जोएब साहब ये डेवलपमेंट चाहते इसीलिए ये सारी चीजें. क्लियर हुआ. पाकिस्तान के साथ इसका कोई ताल्लुक नहीं. मैंने जर्नल एक वर्ड पास किया था. मैंने कहा तब ये जब फॉरेन असिस्टेंस एक्ट पास हुआ था तब हम लोग भी मोबिलाइज हो करके, अजीज अफवान साहब, हम लोग भी मोबिलाइज हो करके हम लोगों ने भी यहाँ पर विमेन मिनिस्ट्री ऑफ विमेन बनाया गया था. ओ माय गॉड. अब क्या है? This bill is same bill through which Americans stop Pakistan heading after nuclear legations. Yes, ये वही बिल है. ये तो आप लोगों को पता होना चाहिए यार. पर से 1990s में जब हम लोगों ने ये मोबिलाइज किया था, स्पेशली जब अफगान गवर्नमेंट को हम लोगों ने रिकॉग्नाइज किया था, अफगान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने के बाद इसी बिल ने तो हम लोगों पर इकोनॉमिक असिस्टेंस जो था, फॉरेन असिस्टेंस, फॉरेन से क्या मुराद यार, इधर देखो सारे फॉरेन, वो यूएसएआईडी जो है वो एजेंसी का नाम है. ये कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म है भाई. बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ सीएसएस you must know these all things कि what are differences between agency act और amendment वगैरह और बाकी चीजें क्या होती है. बहुत ये चीजें आपको पता होना चाहिए. आप क्लियर है सबको? सर why you are so about to say something about your something करता है भाई फादर. अभी आई विश आई हैव द क्लास ऑन यूनाइटेड नेशन तो बता देता सारी चीजें. मैं जो बात करता हूँ मैं रेफरेंस के साथ बात करता हूँ. आई होप सो अब समझ आया होगा. Oh my God. अच्छा, इसके बाद भी कोई इशू सर हुआ है?
अच्छा, इसके बाद होता क्या है, इसके बाद अब हम देखते हैं कि एक वक्त आ जाता है कि यूनाइटेड नेशन भी इन्फ्लुएंस हुआ था इसी अमेरिका से, या अमेरिकन उन लोगों ने इन्फ्लुएंस किया था। बल्कि मैं चलो बात को नाराज हो रहे हैं कि सर आप क्यों बात करें, हम ये कह रहे हैं विंड अप्रोच वाले जो है, विंड अप्रोच वाले इन लोगों ने यूनाइटेड नेशन को इन्फ्लुएंस किया था, आउटरीच किया था। विंड अप्रोच आउटरीच द यूनाइटेड नेशंस, और यूनाइटेड नेशन को आउटरीच करने के बाद उन लोगों ने 1975 में यूनाइटेड नेशन ने इसी से इन्फ्लुएंस होते हुए एक इंस्टीट्यूशन बनाया था। लिख ले उस इंस्टीट्यूशन का नाम, यस, अच्छा लिख ले, उस इंस्टीट्यूशन का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, यस यस साहब, वो आगे बताएंगे हम, साथ आगे चलेंगे, यस बिल्कुल आप सीखे। इंस्टीट्यूट लिख ले, 1975 में यूनाइटेड नेशन ने क्या बनाया था, इट टुक स्टेप्स टू एस्टेब्लिश एन इंस्टीट्यूट, लिख ले एन इंस्टीट्यूट, उसने क्या बताया, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग, इसको कहते हैं इंस्ट्रा। इस इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्ट्रा। इंस्ट्रा से क्या बना है, इंस्टीट्यूट, लिख ले इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च फॉर द एडवांसमेंट ऑफ विमेन, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग and research for the advancement of women, ये बनाया गया था, ठीक है। और उन लोगों ने क्या किया था, जो यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन ने इसको बनाने के बाद यूनाइटेड नेशन ने इंक्रीज किया था विमेन डेवलपमेंट जो प्रोग्राम्स थे, विमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की फंडिंग को भी इन लोगों ने क्या किया था, इनहेंस किया था, ठीक है। इसके बाद आजकल इस इदारे को कहते हैं यूनिफेम, इसको कहते हैं आजकल यूनिफेम, इसी इदारे का पूछना नहीं सर क्या कहते हैं, ये तब का नाम है 1970, और आजकल इस इदारे का नया नाम जो है, आजकल एक्सक्यूज में भी आया था, आजकल इस इदारे का नया नाम है यूनिफेम। अब ये ना बोलते कि सर इसे क्या बुरा है, ठीक है, यहां पर इसको कहते हैं यूनिफेम। अच्छा, नाउ कमिंग टुवर्ड्स, हम देखते हैं कि इसी से विंड अप्रोच वालों ने यूनाइटेड नेशन को मोबिलाइज किया, और 1975 में यूनाइटेड नेशन ने इंटरनेशनल विमेन्स ईयर सेलिब्रेट किया था। इसी साल को इन लोगों ने इंटरनेशनल विमेन्स ईयर सेलिब्रेट हुआ था। इसी साल 1975 में यूनाइटेड नेशन ने क्या किया था, यूनाइटेड नेशन ने दरअसल तौर पर क्या है, इंटरनेशनल विमेन्स ईयर सेलिब्रेट, और ये एमसीक्यूज में भी अक्सर आ जाता है कि इंटरनेशनल विमेन्स ईयर सबसे पहले 1975 में सेलिब्रेट हुआ था, और उन लोगों की इसी साल फर्स्ट, याद रखिए इसी साल फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन भी हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन, फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन भी हुआ था। और याद रखिए ये विमेन कॉन्फ्रेंसेस बाद में, ये आप लोगों ने देखना है एक दफा, ये कॉन्फ्रेंसेस आप लोगों ने खुद जाकर के देखना है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं, सिर्फ आप लोगों ने गो थ्रू करना है। विमेन जो कॉन्फ्रेंसेस ऑन विमेन है, ये दरअसल तौर पर बाद में हर 10 साल के बाद एक कॉन्फ्रेंस विमेन पर होता है, जिस तरीके से हम कहते हैं बेजिंग कॉन्फ्रेंस जो लास्ट हुआ था, बेजिंग कॉन्फ्रेंस हुआ था विमेन पे, ये कॉन्फ्रेंसेस होती। तो फर्स्ट विमेन जो फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन है, वो भी 1975 में
क्या हुआ था, हेल्ड हुआ था, और उसी के साथ उसी साल को हम लोगों ने इंटरनेशनल जो ईयर है, इंटरनेशनल विमेन्स ईयर को भी सेलिब्रेट किया था। और उसी साल हम लोगों ने एक और प्रोजेक्ट भी स्टार्ट किया था जिसे हम कहते हैं डिकेड्स ऑफ विमेन। उसी साल हम लोगों ने डिकेड ऑफ विमेन भी स्टार्ट किया था, यूएन डिकेड फॉर विमेन, यूएन डिकेड। यानी आप बोलते हैं हम लोग 10-10 साल प्रोग्राम जो स्टार्ट करते हैं, 10-10 साल प्रोग्राम जो स्टार्ट करते हैं, विमेन डिकेड फॉर विमेन, सॉरी यूएन डिकेड फॉर विमेन। ये भी हम लोगों ने 10 साल का, ये हम लोगों ने स्टार्ट किया 1976 से, यानी इस साल के बाद 1976 से लेकर के 1985 तक, इसी साल में हम लोगों ने क्या किया था। फिर 1976 से इसी साल हम लोगों ने 10 ईयर प्रोजेक्ट या 10 ईयर जो हम लोगों ने डिकेड ऑफ वुमेन दिया था, उस भी हम लोगों 1976 से स्टार्ट हुआ था 1985 तक। ये क्या हुआ था, इसको हम कहते हैं डिकेड फॉर विमेन कहा जाता है, डिकेड फॉर विमेन कहा जाता है। अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने देखता है कि जो फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुआ था, फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वाज हेल्ड इन मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी के अंदर हुआ था। और उसका थीम, एक दफा एक्सक्यूज भी है, इसका थीम क्या है, फर्स्ट जो कॉन्फ्रेंस है ऑन विमेन, उसको फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन का थीम क्या था, उसका था इक्वालिटी, लिख ले, उसका थीम था इक्वालिटी कॉमा डेवलपमेंट एंड पीस, इक्वालिटी कॉमा डेवलपमेंट एंड पीस। ये स्लोगन था फर्स्ट वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का। यहां तक सबको क्लियर है। और उन लोगों ने कहा था, इनका मोटो क्या था, ये था उनका स्लोगन, और मोटो क्या था कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन, इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर विमेन। यहां तक ये ग्रिड अप्रोच हम लोगों का क्या हुआ, खत्म हुआ। और इसी साल अगर आपने देखा होगा मॉडर्नाइजेशन थ्योरी, सॉरी जो ये अप्रोच था, स्पेशली जो विमेन डेवलपमेंट अप्रोच के बाद, अगर आपने देखा कि कुछ यूनाइटेड नेशन और वर्ल्ड बैंक ने भी उन कंट्रीज को सपोर्ट करना स्टार्ट किया था, यूनाइटेड नेशन के जरिए से उन कंट्रीज को उन लोगों ने सपोर्ट किया था। IMF और वर्ल्ड बैंक ने जो कंट्रीज विमेन डेवलपमेंटल सेक्टर में कुछ करना चाहते थे उनको सपोर्ट भी किया था। जिस तरह आप लोगों को अगर याद है सेप्स आया था, स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स, सेप्स का पता है ना आप लोगों ने, पाकिस्तान फिर करंट अफेयर्स में जरूर पढ़ा होगा। सेप्स स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट जो पॉलिसीज है या प्रोग्राम्स है, इकोनॉमिक्स में भी है और IR में भी है और यूएस हिस्ट्री में, और पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो थे रिलेशंस में, इसमें भी आप लोग पढ़ लोगे सेप्स। ये कॉन्फ्रेंस हुआ था जरमीना गुल, ये हुआ था, इट वाज हेल्ड इन मैक्सिको सिटी, मैक्सिको सिटी में हुआ था। यस ठीक है, ये था कुछ हम लोगों को बता दिया, ये था ग्रिड अप्रोच। क्लियर हुआ यहाँ तक सबको, कोई कंफ्यूजन तो नहीं। अब हम आते हैं सेकंड अप्रोच की तरफ। आई विल शेयर दिस स्टफ, मैं स्टफ भी आपको के साथ शेयर करूंगा। नेक्स्ट हम लोग कहा जाता है दैट इज विमेन एंड डेवलपमेंट। विमेन एंड डेवलपमेंट बहुत ज्यादा आसान। ये अप्रोच जो है, जो नेक्स्ट अप्रोच आता है विमेन एंड, इस अप्रोच के डिफरेंट नाम्स है। याद रखिए एग्जामिनर कभी भी आपको क्या कर सकते हैं, याद रखिए एग्जामिनर आपको यानी साइडलाइन करने के, आपको फजल करने के लिए एग्जामिनर डिफरेंट नाम दे सकते हैं। इस अप्रोच का एक और नाम भी, इसको कहते हैं नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच। विट का एक और नाम भी है, याद रखिए, इसको कहते हैं नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच। चलो आई विल शेयर माय ओन नोट्स, जो मेरी किताब की अपकमिंग बुक है उस किताब के मैं नोट्स आपके साथ शेयर कर लूंगा। इधर सिर्फ आप, उधर मैंने डिटेल लिखा है सारी चीजें। आई विल शेयर
वो जो 2-3-4 पेजेस है, जितने पेजेस है आई विल शेयर, मैं अपने नोट्स शेयर कर लूंगा आज ही इंशाल्लाह, डोंट वरी। इधर सिर्फ आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, बहुत ज्यादा चीजें पड़ी हुई है, ट्रस्ट मी, स्टफ बहुत ज्यादा है। इधर कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर कर ले, मैं आपको तैयार नोट्स दे दूंगा। क्लियर हुआ? ठीक है, आ जाए इधर नोट्स। यहाँ पर इसको हम कहते हैं नियो मार्क्सिस्ट अप्रोच भी इसको कहा जाता है, इसको वेड वाले अप्रोच को। अब क्या हुआ था, जो वेड वाला अप्रोच है दरअसल तौर पर, पहले इसको सुनो। हम लोगों ने देखा नियो मार्क्सिज्म से क्या मुराद है, जरूर शेयर कर लेता। मेरी किताब पूरा मुकम्मल नहीं है। आई लॉस्ट माई लैपटॉप, आई लॉस्ट मोर देन 5000 मेरे ई फॉर्म में जो बुक्स थे, मेरे इस्लामियात का किताब था, मेरे जेंडर की किताब था, बाइबल फॉर सीएसएस था। मैंने एक किताब लिखा है बाइबल फॉर सीएसएस, जिसमें राउंड अबाउट 500 बुक्स के जिस्ट है, यानी 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 पेजेस पे मेरे पूरी किताब का जिस्ट दिया था, जो सीएसएस में जहां पर आपने कोड करना होता है। उसमें स्पेशली रिकमेंडेड बुक्स थे, वो रिकमेंडेड बुक्स जो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिकमेंडेड बुक्स आप लोगों के पढ़े हुए दिए गए थे। हर किताब से ऑलमोस्ट आपके ऑप्शनल और आपके कंपलसरी उन सारे किताबों का जिस्ट भी था। बस आई लॉस्ट मोबाइल एंड लैपटॉप बोथ। किसी को जरूरत हुआ होगा तो उस बेचारे ने उठाया। कितने बजे हैं? अभी तो है तो बस, तो नहीं, कोई बैकअप नहीं, 7 बैकअप। मुझे कंप्यूटर थोड़ा सा इलिटरेट कंप्यूटर, इन चीजों में थोड़ा सा वो नहीं था, चला गया था किसी बेचारे की, किसी के काम था, जरूरत आया होगा। लैपटॉप को तो खैर था, मैकबुक प्रो था, लैपटॉप तो बंदा दोबारा ले लिया, लेकिन वो चीजें जो है बहुत ज्यादा मसला कर रहा है। तो आई विश क्या है द थिंग, मैंने शेयर भी किया था लास्ट ईयर। मैंने कुछ लोगों से पूछा था, उसने कहा सर हम अपने व्हाट्सएप के जरिए से भेजा था और पता नहीं आगे पीछे हुआ होगा, तो आई कुड नॉट फाइंड। लेकिन आप मैं कोशिश कर रहा हूँ इन छुट्टियों में, अगर छुट्टियां मिल रही तो कोशिश करूंगा उनका दोबारा लिख लो या दोबारा लेके आऊं। थैंक यू वाली अख्तर, थैंक यू, लव यू। मेरा दिमाग का डेटा ज्यादा है, लेकिन मेरा दिमाग का डेटा मैं कैसे शेयर कर लूं, कोई यूज भी लगता नहीं है। मुझे शेयर कर ले। ठीक है मोहम्मद बिलाल, आप मुझसे मिल रहे यार, जरूर आपको करते हैं कुछ। अमीन थैंक यू। अच्छा, तो खैर कुछ चीजें मैं आपको शेयर करूंगा, डोंट वरी, कुछ चीजें मैंने शेयर करूंगा। न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच इसको इसलिए कहा जाता है एक्चुअली तौर पर, पहले आपको इधर समझना होगा 2 चीजें। एक होता है शम्स तबरेज स्टोरी, यस शम्स तबरेज की स्टोरी, लेकिन मुझे रूमी तो मिल जाए ना, तो जिसको मैं डिक्टेट करवाऊं, तो आप लोग देख रहे, आप लोग सारे रूमी बन जाओ तो मैं शम्स तबरेज बन जाऊंगा। सलीम। अच्छा, तो न्यू मार्क्सिस्ट, इसके अंदर 2 थ्योरीज भी है, एक है डिपेंडेंसी थ्योरी, एक है वर्ल्ड क्लास सिस्टम थ्योरी। इनके अंदर 2 थ्योरीज भी है, जिसमें हम लोगों ने स्पेशली ये थ्योरी का सिस्टम डाया था। दिस डिबेट स्टेम्ड आउट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी। आप लोगों ने आईआर में जरूर देखा होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने, जिसका हम वर्ल्ड क्लास सिस्टम थ्योरी भी कहा जाता है, इस पर भी बात करेंगे। अच्छा, हम लोगों ने देखा था जो मार्क्सिस्ट यहाँ पर इस अप्रोच का दरअसल मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। इसको मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच भी कहा जाता है। उस मार्क्सिस्ट फेमिनिस्ट अप्रोच है, उसके अंदर ये बताते हैं कि दरअसल तौर पर विमेन इज ऑलरेडी द पार्ट ऑफ वेड वाले, ये कहते हैं वेड वाले। इससे पहले हम लोगों ने विड का देखा था। अच्छा, व्हाट वर द शॉर्टकमिंग्स ऑफ विड के शॉर्टकमिंग्स क्या है? सुनो, विड का सबसे पहला शॉर्टकमिंग ये था, उसने ये कहा था कि विदाउट एक्सप्लोरिंग द एग्जिस्टिंग सिस्टम आप क्या कर ले, विमेन को एड ऑन कर ले, बस। उसने कहा कि विमेन को एड द विमेन इन दैट पर्टिकुलर सिस्टम, एग्जिस्टिंग सिस्टम में विमेन को एड कर लो, बस अल्लाह खैर जरा सब खुद क्लियर हो जाएगा। हालांकि अगर देखते हैं, वो कहते हैं वेट वाले कहते हैं कि दरअसल तौर पर
जो पूरा सिस्टम प्रॉब्लमेटिक था वहां पर, एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है वहां पर विमेन को अगर आप इंटीग्रेट इनटू इकोनॉमिक जो सिस्टम है उसमें अगर आप इंटीग्रेट करते हो विदाउट चैलेंजिंग, विदाउट नोइंग, विदाउट एक्सप्लोरिंग दैट सिस्टम्स जो है इट विल नेवर प्रॉस्पर, ये प्रॉस्पर नहीं करेंगे। तो इसलिए उन लोगों ने कहा, यानी उनका अप्रोच क्या था, वी ट्रीटेड वुमेन एज अनटेप्ड रिसोर्सेज, यही कहा था ना हम लोग, अनटेप्ड रिसोर्सेज, यही बात किया था ना हम लोगों ने, अनटेप्ड रिसोर्सेज हम लोगों ने बात की थी। एक दूसरे विट के अंदर हम लोगों ने उसका दूसरा शॉर्ट कमिंग किया था, उन लोगों ने ये कहा था कि विमेन एड विमेन, उसने ये कहा था एड वुमेन एंड स्टीयर, यानी औरत को जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, एग्जिस्टिंग सिस्टम के अंदर विमेन को एडजस्ट करो, इसको क्या करें, इंटीग्रेट करो और लड़ाओ, यानी हलीम बनाओ औरत को, जो जितने भी सिस्टम है उस सिस्टम के अंदर औरत को क्या करे, हलीम बना लो। हेड मतलब यानी इसको ऐड करना, वुमेन एंड स्टीयर मतलब उसको घुमाना होता है, ठीक है, मिक्स करना होता है, एड वुमेन एंड स्टीयर वाला ये वाला अप्रोच था उनका दरअसल तौर पर। अगर और फिर लिबरल अप्रोच था, लिबरल में इसमें हम लोगों ने ये देखा, नहीं इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं भाई, ये आपने शॉर्ट कमिंग्स बता रहा हूं विट का, विमेन इन डेवलपमेंट का शॉर्ट कमिंग्स बता रहा हूं। तो इसने कहा कि दरअसल तौर पर विमेन क्या है, विमेन को इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेशन ऑफ विमेन करो। अच्छा, इसके बाद इससे क्या होता, विदाउट नोइंग, जिस तरीके से आप लोगों को मैंने सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म के अंदर बताया गया था कि इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, याद है ना इंटरनल रिस्ट्रिक्शंस, ये क्योंकि लिबरल अप्रोच है, विट वाले जो है विमेन इन डेवलपमेंट वाला जो पहला वाला अप्रोच है, ये लिबरल फेमिनिस्ट अप्रोच है। लिबरल फेमिनिस्ट उन लोगों ने सिर्फ एक्सटर्नल की बात की और विमेन को इनकॉर्पोरेट करने की बात की, याद आया नहीं आया लिबरल अप्रोच के अंदर। जबकि ये अप्रोच ये कहते हैं कि नहीं, विमेन अनटेप्ड रिसोर्सेज नहीं है। अब मैं वेट पे आ रहा हूं, वो कहते हैं विमेन अनटेप्ड रिसोर्सेज नहीं है, विमेन ऑलरेडी द पार्ट ऑफ दैट साइकिल की है, विमेन वो है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है, सुनो आसान अल्फाज में, वो कहते हैं वेड वाले, ये कहते हैं वेड जो न्यू मार्क्सिस्ट है, वो कहते हैं कि विमेन आर ऑलरेडी द पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग सिस्टम, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम का है, दे आर द पार्ट ऑफ दैट साइकिल, लेकिन क्या है, दे आर मार्जिनलाइज्ड बाय सिस्टम, जो है, जो वर्ड सिस्टम है, दरअसल तौर पर वो वर्ड सिस्टम जो है वो इस तरीके से क्या है, वो विमेन को मार्जिनलाइज एंड अपार्थाइड कर रहे हैं, वो अनटेप्ड रिसोर्सेज नहीं है, विमेन आर वर्किंग। अब ये इनकी बात है वेट वाले, आप देख ले जितने भी सेक्टर है, चाहे आप इंडस्ट्रियल सेक्टर में देख ले, विमेन काम कर रही है, लेकिन उनको लो वेजेस है, उनकी लो यानी वेजेस गेट्स है। विमेन आपके एग्रीकल्चर सेक्टर में काम कर रही है, लेकिन उसके काम को उस तरीके से क्या क्या सेलिब्रेट नहीं किया, उनको उस तरीके से कंपनसेट नहीं किया। विमेन रिप्रोडक्टिव वर्क कर रही, घर के अंदर हम कहते हैं होम वर्क, हाउस वाइफ है, यानी हाउस वाइफ मतलब घर के अंदर वो काम करती है, लेकिन उसके काम का इवज या मुआवजा नहीं मिलता है, उनको पे नहीं किया जाता है। तो इसलिए वेट वाले ये कहते हैं कि विमेन अनटेप्ड रिसोर्सेज नहीं है, विमेन एक्सप्लॉइटेड है, यानी we have integrated women into the existing system के अंदर हम लोगों ने women को incorporate किया है, उनको integrate किया है, जिसकी वजह से women इसी system के अंदर equitable in just distribution of resources ना होने की वजह से, just yes मैं आ रहा हूँ मलिक अब्दुर्रहमान, मैं आ रहा हूँ इसी पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा माइंड बना लो बच्चों का। अच्छा, वो कहते हैं एक्चुअली जो वर्ल्ड में एग्जिस्टिंग सिस्टम है, वो एग्जिस्टिंग सिस्टम क्या है, अनजस्ट सिस्टम है, अनजस्ट है, और वहां पर इक्विटेबल या ऑन द बेसिस ऑफ इक्वालिटी या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना होने की वजह से, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ना होने की वजह से, चंद लोगों के हाथों में पैसा होने की वजह से क्या है, चंद लोगों के हाथों में इस वजह से विमेन और वो लोग दोनों मार्जिनलाइज हो जाते हैं। मतलब क्या है इसका मतलब, जब भी मार्क्सिस्ट का मतलब आ जाता है, जब भी मार्क्सिज्म आ जाता है, यानी ये एंटीथेसिस है किस चीज का, कैपिटलिज्म का। यानी इनका अगर मैं एक वर्ड में बता दूं, वेट वाला अप्रोच दरअसल तौर पर इट इज क्या है, क्रिटिकल ऑन कैपिटलिज्म, आसान अल्फाज में
बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में। वेट वाले अप्रोच दरअसल तौर पर एट ब्रॉड लेवल पर अगर देखा जाए, ओके चले, दरअसल तौर पर जो सरमायादाराना निजाम है, कैपिटलिज्म है, दुनिया के अंदर कैपिटलिज्म सिस्टम है, कैपिटलिज्म एज मार्जिनलाइज्ड विमेन को मार्जिनलाइज किया, और कैपिटलिज्म की वजह से विमेन एंड दो अदर सेगमेंट ऑफ सोसाइटी जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, या जैसे हम कहते हैं ग्लोबल साउथ जो है, उसको जो आपकी प्रोलेटरिएट क्लास है, उसको उन लोगों ने क्या, प्रोलेटरिएट क्लास को एक्सप्लॉइट किया है। ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ की बात हो रही है यहाँ पर। मैं डिपेंडेंसी थ्योरी के अंदर समझाऊंगा आपको, यहाँ तक समझ आए आप लोगों को। नियो मार्क्सिस्ट ये कहते हैं कि दरअसल तौर पर इक्विटेबल जो इंटरनेशनल सिस्टम है वो इक्विटेबल या अनजस्ट सिस्टम है, जिसकी वजह से आपने देखा होगा विमेन जो है, यानी दरअसल तौर पर इट डायरेक्टली अटैक कैपिटलिज्म इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है, डेवलपिंग सोसाइटीज है, उसके अंदर जो है women के marginalization या as a whole developing countries जो है they are marginalized owing to क्या है, ये कैपिटलिज्म की वजह से है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो एवरीवन। क्लियर हुआ? चलो जज़ाकल्लाह। अच्छा ये डिबेट स्टार्ट हुआ था 1975 में ही। ये डिबेट 1975 में ही स्टार्ट हुआ। याद रखिए ये डिबेट भी अमेरिका में स्टार्ट हुआ है, हालांकि अमेरिका कैपिटलिस्ट है ना, ये डिबेट उधर ही स्टार्ट हुआ। अब अमेरिका में बहुत सारे उन लोगों ने क्या किया है, उन लोगों को चेन किया है और टेम किया है उन लोगों को। हालांकि बहुत ज्यादा लोग जो है, बहुत ज्यादा सेन वॉइसेस आर फ्रॉम कैपिटलिज्म, जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज से, कैपिटलिस्ट सोसाइटी से ही सेन वॉइसेस उठते हैं, और जो लोगों की प्रो कम्युनिस्ट थे या जो इक्वालिटी की बात करते हैं, जस्ट लाइक नॉर्म चॉम्स्की का आप लोगों ने नाम सुना होगा, या जिसी तरीके से आपने देखा होगा वर्ल्ड जो इकोनॉमिक सिस्टम्स है, ब्रिटन वुड का जो कॉन्सेप्ट है, या थियेचरिज्म, मार्गरेट थियेचरिज्म के अगेंस्ट जब लोग उठे हैं, तो वेस्ट में बहुत सारे लोग वहां से उठे हैं। फाद अलवी डिपेंडेंसी थ्योरी बताऊंगा, अभी तक पढ़ाया नहीं है, अभी पढ़ाऊंगा, ग्राफ से समझाऊंगा। यहाँ तक सबको क्लियर है? यानी अच्छा, अब यहाँ जो 1971 में कुछ लोगों ने, यस हरारी जो है वो भी वहां से स्टार्ट हुई। यस अच्छा, अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो दरअसल तौर पर मेक्सिको में, ये मेक्सिको सिटी में ही ये डिबेट वाला डिबेट स्टार्ट किया था, और उस डिबेट के अंदर उन लोगों ने ये कहा था कि दरअसल पर जो कंट्रीज कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, वो जो ग्लोबल नॉर्थ है, आप कहते हैं दुनिया में दो किस्म की है, एक है ग्लोबल साउथ, इन दो का पता आपको हुआ होगा। ग्लोबल नॉर्थ से मुराद क्या है? ये है डेवलप्ड कंट्रीज, डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज। ये ग्लोबल नॉर्थ, डेवलप्ड एंड रिच कंट्रीज को हम कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ, और ग्लोबल साउथ से मुराद है जो अनडेवलप्ड कंट्रीज है, सर अंडर डेवलपिंग कंट्रीज। आप तो ये कॉन्सेप्ट खत्म हो गया अंडर डेवलप्ड कंट्रीज का। जो डेवलपिंग कंट्रीज है या जो पुअर कंट्रीज है, उनको आप कहते हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज प्लस जो पुअर कंट्रीज है, उसको हम कहते हैं ग्लोबल साउथ। और याद रखिए जो ग्लोबल नॉर्थ कंट्रीज होती है, अब सुनो मैं डिपेंडेंसी थ्योरी समझाऊंगा ताकि डिबेट आसान है, वो कहते हैं ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ। जो ग्लोबल नॉर्थ है ये इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज है, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहां पर हुई है। ये डेवलप्ड कंट्रीज है, डेवलप क्यों है? क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन है, प्लस उसके पास कैपिटल है, पैसा है। जब पैसा होता है तो कंट्रीज डेवलप हो जाती है, इसीलिए हम इसको डेवलप्ड कंट्रीज। जो ग्लोबल साउथ है, ये कौन से कंट्रीज है? ये वो कंट्रीज है जो मार्जिनलाइज या पुअर या डेवलपिंग कंट्रीज है, पुअर कंट्रीज है। अच्छा, जो ग्लोबल नॉर्थ होता है, इसी के साथ आपने देखा होगा जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, इसी का वो कहते हैं ये जो दुनिया चलती है दरअसल तौर पर, आसान बात, दुनिया जो चलती है ये दरअसल तौर पर इंटरडिपेंडेंस की बुनियाद पर होता है। डिपेंडेंसी थ्योरी से, इसी लफ्ज के अंदर सुनो, डिपेंडेंस यानी इंटरडिपेंडेंस,
वी आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर, हम एक दूसरे पर क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, इसलिए इसको डिपेंडेंसी थ्योरी कहा जाता है इस मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर। अच्छा, अब एग्जांपल से बताता हूं। जो ग्लोबल नॉर्थ है इंडस्ट्रियलाइज्ड है, प्लस ये डेवलप्ड कंट्रीज है, ये अंडर डेवलपिंग जो डेवलपिंग कंट्रीज है, ये दरअसल तौर पर क्या है, ये दरअसल तौर पर पोर कंट्रीज है। लेकिन इसके पास क्या, इसके पास इंडस्ट्रीज है, और इस कंट्रीज के पास क्या है, इन कंट्रीज के पास क्या है, इन कंट्रीज के पास रॉ मटेरियल है, खाम माल जिसे हम कहते हैं, रॉ मटेरियल इसके पास है। ग्लोबल नॉर्थ के पास इंडस्ट्रीज, ग्लोबल साउथ के पास क्या है, ये रॉ मटेरियल है। आसान अल्फाज में समझाऊंगी, आईआर की थ्योरी है, जिसे हम कहते हैं, इन कंट्रीज को हम कहते हैं, ये कोर कंट्रीज है, ये कोर कंट्रीज है, और ये कोर मतलब बुनियाद, और ये पेरिफेरीज, ये पेरिफेरीज है, पेरिफेरी मतलब अतराफ में। अब बहुत ज्यादा आसान अल्फाज में हम देखते हैं कि जो कोर कंट्रीज है, इंडस्ट्रियल कंट्रीज है, जो इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज है, जिसके पास इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज चलाने के लिए आपके पास रॉ मटेरियल खाम माल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इंडस्ट्री तो नहीं है कि चीजें आप डाउनलोड करोगे, कोई कंप्यूटर गेम तो नहीं है, ठीक है। आपको खाम माल की जरूरत होती है, आपको क्रूड ऑयल की जरूरत है, आपको जो बाकी चीजों की जरूरत होती है। तो इसलिए जो कोर कंट्रीज है, कोर कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन मार्जिनलाइज्ड, जो पेरिफेरीज है उस पर डिपेंडेंट है। किस तरीके से डिपेंडेंट है, व्हाट दे नीड रॉ मटेरियल, खाम माल। फॉर एग्जांपल, आप लोग क्या करते हैं, हमारे पास क्या है, हमारे पास दरअसल तौर पर क्या है, रॉ मटेरियल में से क्रोमाइट है पाकिस्तान, मार्बल है, बाकी चीजें, अब एल्यूमिनियम है, अब गोल्ड है, सब कुछ है। अब उन चीजों को खुद क्या यूज नहीं कर सकते, क्यों? क्योंकि हमारे पास इंडस्ट्रीज नहीं है, और जो इंडस्ट्रियलाइज्ड है, जो ग्लोबल नॉर्थ है, जिसके पास इंडस्ट्री है, उसके पास फिर क्या है, उसके पास फिर रॉ मटेरियल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, ग्लोबल नॉर्थ इज डिपेंडेंट ऑन ग्लोबल साउथ, या द कोर कंट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन द कौन सी कंट्रीज है, पेरिफेरीज कंट्रीज पर वो डिपेंडेंट है फॉर रॉ मटेरियल। अच्छा, इस हमारे पास रॉ मटेरियल है, लेकिन हम खुद यूज नहीं कर सकते, हम कोई मशीन नहीं बना सकते, हम कोई गाड़ी नहीं बना सकते, हम कोई वैल्यू एडेड गुड्स जिसे कहते हैं, वैल्यू एडेड गुड्स हमारे पास ना होने की वजह से हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमारे पास मशीनरी नहीं है, हमारे पास इंडस्ट्री नहीं है। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन, हम डिपेंडेंट है। फॉर एग्जांपल, अगर हम लोगों को एरोप्लेन लेना है, गाड़ी लेना है, जो भी चीजें आप एप्लीकेंसेस लेने हैं, हर चीज को जो वैल्यू एडेड गुड्स होता है, जो आपको याद रखिए, वैल्यू एडेड गुड्स से मुराद ये है कि आपके वो चीजें जो रॉ मटेरियल से तैयार होकर के एक प्रोसेस के बाद जब आपकी कोई चीज आ जाती है, फॉर एग्जांपल आपकी गाड़ी है, हेलीकॉप्टर है, टैंक्स है, जो भी है, जहाज है, जो हम कहते हैं, हम मांगते हैं कौन सी कंट्री, डेवलप्ड कंट्रीज के साथ। तो वी आर डिपेंडेंट ऑन द कोर कंट्रीज, वी आर डिपेंडेंट ऑन क्या है, जो कोर कंट्रीज है या ग्लोबल नॉर्थ है उस पर डिपेंडेंट भी है। तो इंटर डिपेंडेंट या डिपेंडेंसी थ्योरी से मुराद कोर कंट्रीज भी डिपेंडेंट है पेरिफेरीज कंट्रीज पे, और जो पेरिफेरीज कंट्रीज है वो भी डिपेंडेंट है ऑन द कोर कंट्रीज। क्यों? वो हमसे रॉ मटेरियल लेते हैं और हम उनसे वैल्यू एडेड गुड्स या प्यूरिफाइड या एक परफेक्ट फॉर्म में चीजें होती है। फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान के पास द बेस्ट क्रोमाइट पाकिस्तान में मुस्लिम बाग से जाता है, बेस्ट क्रोमाइट ऑफ द वर्ल्ड में कंसिडर किया जाता है मुस्लिम बाग का क्रोमाइट जिससे क्या बनता है, स्टील बनता है। लेकिन हमारे पास मशीनरीज ना होने की, इंडस्ट्रीज ना होने की वजह से हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे कंट्रीज, कोर कंट्रीज की तरफ। तो कोर कंट्रीज क्या करते हैं, उनको प्रोसेस करके एक प्रोसेस मटेरियल वैल्यू एडेड गुड्स बना करके दोबारा हम पर बेचते हैं, इसको कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। तो नियो मार्क्सिस्ट वाले कहते हैं कि ये जो इंटरडिपेंडेंस है, इट इज बेस्ड ऑन इनइक्वालिटीज। हाउ? आपने देखा होगा, या हमसे कोर कंट्रीज कोड़े दामों हमसे हमारे चीजें खरीद करके, कोड़े दामों, फॉर एग्जांपल एक टन जो है, एक टन क्रोमाइट लिया 40,000 का,
एक टन क्रोमाइड को वो प्रोसेस करके जब उससे कोई शीट बनाते हैं, उससे कोई एप्लीकेंट्स बनाते हैं, उससे कोई जो यहाँ बोले गाड़ी बनाते हैं, वही गाड़ी 40,000 जो टन कोयला सॉरी जो आपने क्रोमाइड बेचा था वैल्यूएडेड गुड्स, जब वो प्रोसेस करके जब दोबारा ये पेरिफेरल कंट्री में उससे डिमांड करता है तो वही गाड़ी 40 लाख की बन जाती है। जो 40,000 40, तो वो कहते हैं जो ये प्रोसेस से इंटरडिपेंडेंसी जो है, जो एक वर्ल्ड क्लास सिस्टम जो कर रही है, वो दरअसल तौर पर ये डिपेंडेंसी दरअसल तौर पर क्या है, इनजस्ट है, इनइक्वालिटीज बेस्ड है। इसलिए ये कंट्रीज जो है वो क्या हो जाती है, ये मार्जिनलाइज हो जाते हैं ओइंग टू कैपिटलिज्म, क्योंकि ये कंट्रीज जो कोर कंट्रीज ये कैपिटलिस्ट कंट्रीज है, ये हमें क्या करते हैं, हमें यूज करते हैं और हमारे रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं, कोड़े दामों लेके जाते हैं। तो इससे हम क्या हो जाता है, जब इनके पास आ जाते हैं ये सारे रॉ मटेरियल को, उसको दोबारा प्रोसेस करके वो हमसे क्या करते हैं, हम जब बेचते हैं तो हम लोगों ने जो कमाया था हमारी सरप्लस वैल्यू कभी भी नहीं आ जाती, हमारी कमाई दोबारा अपनी चीजों को बेच करके हमारी दोबारा क्या कर रहे हैं, दोबारा जो है हम लोग क्या करते हैं, उसको बेचा जाता है उन कोर कंट्रीज से। हम जब चीजें खरीदते हैं हम कोड़े दामों चीजें बेच करके बहुत ज्यादा हेवीली प्राइसेस पर वही चीजें जो हमारे रॉ मटेरियल से बनी गई थी, वैल्यू एडेड गुड्स या प्रोसेस गुड्स जो है हम दोबारा खरीदते हैं। दरअसल तौर पर यह है डिपेंडेंसी थ्योरी या वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, या दुनिया इस तरीके से वर्क करती है। अब मैं इसको अप्लाई करता हूं जेंडर के अंदर, विमेन के अंदर। मसला क्या है, विमेन दरअसल तौर पर अब हम देखते हैं कि इन कंट्रीज का क्या हुआ। इन कंट्रीज से एक तो जो उनके गुड्स लिए गए थे कम कीमत पर लिए गए थे ना, कम कीमत पर लिए गए, और जब ये इस कंट्री से कोई चीज खरीदते हैं ये बड़े लेवल पर लेते हैं, ठीक है, बड़े यानी कीमत उसका प्राइस बढ़ जाता है 40,000 टन, और एक गाड़ी उसके रेसिप्रोकल में आ गई वो 40 लाख की, छोटी भी है, और उसके बाद क्या है उनका वैल्यू एडेड गुड्स आ गए। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट ये चीज जो होती है सर, अगर अपने ओ माय गॉड यार कम। अच्छा, इसके बाद हम देखते हैं वैल्यू एडेड गुड्स। एक चीज यहां पर नुकसान हो गया कि आप अपने कोड़े दामों खरीद बेच रहे हो ना, और जब उनसे चीजें ले रही हो उनका प्राइसेस बढ़ जाता है, इधर से आपने जो जनरेट किया वो पैसा कहां पर जाता है, वहां पर डेवलप्ड कंट्रीज या कोर कंट्रीज में चला जाता है या कैपिटलिस्ट कंट्रीज में चला जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ, यहां पर आपके पास इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हुआ। इसके बाद दोबारा जब आप देखते हैं, जब आप कभी कभी क्या हो जाता है, वो इतना आप उनको जब आपके पास पैसा खत्म हो जाता है फिर वो क्या करते हैं, यही कोर कंट्रीज आपको लोन्स देते हैं, लोन्स देते हैं या नहीं देते, यही कंट्रीज आपको लोन्स देते हैं। जब आपको लोन्स दिया जस्ट लाइक हम, तो जब हम डेबिट क्राइसिस में अब आ जाते हैं, हम फाइनेंशियल क्राइसिस में आ जाते हैं, जब फाइनेंशियल कैटास्ट्रॉफ्स आ जाते हैं, जब रिसेशन इकोनॉमिक रिसेशन अब आ जाते हैं इन कंट्रीज के अंदर, वो लोग क्या करते हैं, हमें इकोनॉमिक्स क्या लोन्स देते हैं। ये लोन्स देने की वजह से क्या हो जाता है, ये लोन्स पर वो फिर एवरी तौर पर वो हमसे इंटरेस्ट भी लेते हैं। जब वो हमसे इंटरेस्ट लेते हैं, हम दोबारा पे बैक नहीं कर सकते, तो इंटरेस्ट लेने से क्या हो जाता है, हमारे यहाँ पर इंडस्ट्रीज अपनी इंडस्ट्रीज कोलैप्स कर जाती है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, जब लोन्स डेबिट हो जाता है तो आपका जो डेवलपमेंटल सेक्टर है वो क्या कोलैप्स होने के साथ साथ उसकी ग्रेव इंडेक्स क्या पर आ जाती है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज पर। उन मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज में कौन है, विमेन भी है। जब आपका नौकरी चली जाती है, जब आप घर में आ जाते हो, तो आप सबसे ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड, इकोनॉमिक फ्रस्ट्रेशन किस पर निकालते हैं, विमेन पे। अब पता है, एक जो रिसोर्स थ्योरी है, रिसोर्स थ्योरी के अंदर विमेन क्या, विमेन पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है एक वजह से, एक तो इनडायरेक्टली होता है, एक डायरेक्टली होता है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस भी होता है, मार्जिनाइजेशन, और प्लस जब आप डेब्ट क्राइसिस में होते हैं तब आप क्या करते हैं, इकोनॉमिकली तौर पर साउंड नहीं होते, तो आपके यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होता। इंडस्ट्रियलाइजेशन ना होने की वजह से क्या हो जाता है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज भी डेवलप नहीं होते हैं विमेन के लिए, तो इसलिए विमेन मार्जिनलाइज हो जाती है। अच्छा, तो ये क्या कहते हैं, नियो मार्क्सिस्ट वाले ये बताते हैं कि दरअसल तौर पर मार्क्सिस्ट न्यू मार्क्सिस्ट अप्रोच है, वो कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, इस कैपिटलिज्म सिस्टम को खत्म करना होगा। जब कैपिटलिज्म सिस्टम खत्म हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या हो जाता है,
जो कैपिटलिस्ट ग्लोबल नॉर्थ है वो एक्सप्लॉयटेशन करता है, जिसकी वजह से विमेन डायरेक्टली भी एक्सप्लॉयट होती है, इनडायरेक्टली भी एक्सप्लॉयट होती है, डेवलपिंग कंट्रीज एक्सप्लॉयट होती है, वो तरक्की नहीं कर सकते, वो डेब्ट क्राइसिस में आ जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे डेवलपमेंट सेक्टर आपका कोलैप्स हो जाता है। ये है वेड वाला अप्रोच। समझ आया सबको? जीएस में तो है जानी, तो ये तो बता रहा फाद अलवी साहब, समझने की कोशिश करना। जब ये मार्जिनलाइज होता है ग्लोबल साउथ, तो ग्लोबल साउथ जब मार्जिनलाइज होती है तो डोमेस्टिक वायलेंस बढ़ जाता है विमेन का। क्यों? क्योंकि वहां पर पैसा कुछ नहीं होता, पैसा तो सारे एक्सट्रैक्ट करके कोर कंट्रीज लेके गया था। ओ माय गॉड, क्लियर हुआ सबको? भाई ये आयात की थ्योरीज थे, आई ट्राइड ऑल माय बेस्ट समझाने की। क्लियर है सबको? एक्सप्लेन, वेल एक्सप्लेन, थैंक यू। क्लियर? शुक्र है, थैंक्स गॉड। तो नेक्स्ट हम लोग इंशाल्लाह बात करेंगे उस पर, जेंडर एंड डेवलपमेंट और जेंडर लॉ पर। वैसे आज पढ़ना था लेकिन नहीं पढ़ सके, चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी। अच्छा है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का आईआर बैकग्राउंड नहीं होता है। जिन लोगों का आईआर बैकग्राउंड तो समझ आ जाता है कि डिपेंडेंसी थ्योरी क्या है और वर्ड सिस्टम थ्योरी क्या है। बाकी मैं अल्लाह ब्लेस यू ऑल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।